हम लोग का ये लास्ट क्लास के होमवर्क में जो डाउट था वो सब डिस्कस कर लेंगे। कोई थ्योरेटिकल डाउट है तो बताओ। एक श्रुति श्रेया गायब है। सर एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से था। हाँ बोलो। सर इसमें जो जब हम लोग स्प्लिटिंग करते हैं, जो इसमें T2 EG सेट और T2 जो सेट रहता है उसका नेमिंग कैसे करते हैं, मतलब वो क्यों आया है? क्यों आया मतलब? अच्छा, वो नाम ऐसा क्यों आया? हाँ, मतलब T2 क्यों लिख रहे हैं और E क्यों लिख रहे हैं? यार ऐसा तो हम कभी रेफरेंस देखने की कोशिश नहीं किया कि ऐसा नाम क्यों आया है। चलो देखेंगे। इस बार तुम लोग ऐसा सा सवाल सिंपल लेके रहता है। एक्सियल और ऐसे भी तो लिख सकते थे ना, एक्सियल और। हाँ, कुछ तो डेफिनेटली सिग्निफिकेंस होगा, मतलब बहुत यूनिक टाइप से लिखा जा रहा है नाम, टी सबस्क्रिप्ट में 2 और जी, तो कुछ तो डेफिनेटली सिग्निफिकेंस होगा। सिग्निफिकेंस हम कभी जानने की कोशिश नहीं किया, तो ठीक है, जान लेंगे, ये भी जान लेंगे। और कोई डाउट? सर अमाइन इन्वर्जन क्या होता है? अमाइन इन्वर्जन क्या होता है? कभी नाम नहीं सुना है अमाइन इन्वर्जन का? नाम सुना बट क्वेश्चन नहीं बना था। ठीक है, जैसे ऐसा सोचो कि छाता देखा, छाता कैसे पलटता है? कभी हुआ है ऐसा? छाता उल्टा हो गया हो, हाँ है ना? तो हाँ काइंड ऑफ छाता उलटने वाला चीज है। जैसे ऐसा समझो कि मान लो हम लोग का छाता का ऐसा डंडा है, एंड हम लोग यहाँ से ऐसा छाता का जो फ्लैप्स है ऐसा रखे हुए हैं, ठीक है, सारी चीज आपस में कनेक्टेड है। तो जब छाता उल्टा होता है, तो उल्टा होते वक्त जो एक्सिस है वो तो चेंज नहीं होता, बस जो छाता है ये अपने उसी एक्सिस के लॉन्ग उल्टे डायरेक्शन में चला जाता है, इस टाइप से चला जाता है, और ज्यादा कुछ नहीं होता। तो ये जो इन्वर्जन हो रहा है ना, इसमें एक्सिस तो चेंज नहीं हो रहा, एग्जैक्टली उसी एक्सिस वाले पार्ट के लॉन्ग हम लोग बस छाते का फ्लैप उल्टा कर रहे हैं। सेम चीज नाइट्रोजन के केस में होता है, इसलिए इसको अम्ब्रेला इन। तुम लोग आवाज क्लियर आ रहा है ना? ऐसा तो नहीं कि बैकग्राउंड में कुछ नॉइज आ रहा है कि बगल में कूलर चल रहा है? नहीं। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग अम्ब्रेला इन्वर्जन ही बोलते हैं, अमाइन इन्वर्जन ही बोल सकते हैं। जैसे मान लो जैसे नाइट्रोजन दे रखा, तो नाइट्रोजन वाले पार्ट के ऊपर हम लोग को मालूम है कि एक लोन पेयर होता है, और उसके अलावा 3 ग्रुप्स हो सकते हैं। तो जैसे ये जो तीनों ग्रुप्स है, इन सबको जब ज्वाइन करते हैं तो ट्रायंगुलर पिरामिडल शेप बनता है। और ये जो लोन पेयर है बेसिकली उस सेंटर वाले पार्ट, उस ट्रायंगुलर पिरामिड का जो बेस है उसके सेंटर के लॉन्ग एक्सिस के डायरेक्शन में ऊपर होता है। ऐसा काइंड ऑफ समझ लो कि नाइट्रोजन का 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, और लोन पेयर यहीं पे है, उस एक्सिस के लॉन्ग लोन पेयर वाला पार्ट एग्जिस्ट कर रहा है काइंड ऑफ। तो जब होता ये जो एक्सिस वाला पार्ट है, लोन पेयर का जो एक्सिस है, उस लोन पेयर के एक्सिस के ही अलोंग हम लोगों का जो नीचे का ग्रुप है वो सारा का सारा ग्रुप ऊपर के डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। सारा का सारा ग्रुप ऊपर के डायरेक्शन में। जैसे यहाँ पर ग्रुप 1 था या 2 था, इसको हम एक काम करते हैं सॉलिड पे डाल देते हैं, ज्यादा बेटर से समझ में आएगा। ये सॉलिड हो गया और पीछे वाला पार्ट डैश्ड हो गया। तो जो हम लोग का नॉर्मल लाइन है, जैसे छाता है, तो जैसे छाता, जैसे मान लो ऐसा है, छाता में जो सबसे आगे वाला पॉइंट है, ये जब ऊपर जाएगा तो ऊपर भी ये आगे ही रहेगा, ये पीछे नहीं चला जाएगा, बस वो मुड़ जाता है ऊपर। मतलब छाता से सिंपल इमेजिनेशन करना। अब अगर मान लो कि छाता वाला चीज नहीं समझ में आ रहा किसी को, तो बहुत बढ़िया मौसम है, बरसात का ही मौसम है, छत से एक बार छाता लेके कूदो, अपने आप सबको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली जो हम लोग का फ्लैप है वो जब उल्टा होता है तो उसका जो ओरिएंटेशन है, मतलब हम लोग के रिस्पेक्ट में जो फ्लैप आगे था वो ऊपर होने पे भी, उल्टा होने पे ऊपर जब जाएगा तो भी आगे ही रहेगा। मतलब सॉलिड वाला पार्ट जब ऊपर जाएगा तो भी सॉलिड पे रहेगा, डैश्ड वाला पार्ट जब ऊपर जाएगा तो भी डैश पे रहेगा। बट हम लोग के छाता में डंडा उल्टा नहीं हो रहा था, यहाँ ना लोन पेयर उल्टा हो जाता है। एक्सिस वही है लेकिन लोन पेयर ऊपर की जगह नीचे चला जाता है। तो काइंड ऑफ ऐसा बोलते हैं कि उस लोन पेयर के इन्फ्लुएंस के वजह से ही ये सब कुछ होता है। और एक चीज देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे मान लो ये पूरा पार्ट, इसको नीचे लेके आओ, जस्ट नीचे, तो ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज दिख रहा है क्या? मतलब ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट एक दूसरे का मिरर इमेज दिख रहा है? yes, sir. ये पॉइंट मिरर इमेज है, ये पॉइंट मिरर इमेज है, ये पॉइंट मिरर इमेज है, और लोन पेयर मिरर इमेज है, नाइट्रोजन मिरर इमेज है। तो बेसिकली ऐसा बोल सकते हैं हम लोग कि ये दोनों के दोनों पार्ट, जो अमाइन इन्वर्जन के बाद जो स्ट्रक्चर हम लोग का आया, ये पार्ट और इसके बाद वाला पार्ट हम लोगों का एक दूसरे का मिरर इमेज है, ऐसा कंसिडर किया जा सकता है। और अगर मान लो कि यहाँ पे ऐसा मेंशन किए कि हम लोग का सारा ग्रुप अलग है, नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है और बाकी जो तीनों ग्रुप है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ये सब अलग है, तो इस केस में हम लोग का एक
कायरल सेंटर बनेगा एंड हम लोग आराम से बोल सकते हैं अगर कंपाउंड में एक कायरल सेंटर मतलब कंपाउंड ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव रहने वाला है। ये बहुत सिंपल सा रूल होता है, अगर कंपाउंड में केवल एक कायरल सेंटर कंपाउंड विल ऑलवेज बी ऑप्टिकली एक्टिव। तो दूसरे वाले केस में भी हम लोग का ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 मतलब पैरेलल सेंटर है, कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा, ऐसा आराम से हम लोग सोचते हुए काम कर सकते हैं। तो दो कंपाउंड जो ऑप्टिकली एक्टिव हैं एंड एक दूसरे का मिरर इमेज है, तो इस तरह के केस को हम लोग आराम से इनएंशोमर बोल सकते हैं। कंपाउंड अगर ऑप्टिकली एक्टिव है एंड ये मस्ट कंडीशन है, पहले ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक किया करना हमेशा। जो हम लोग डेफिनेशन डालते हैं ना नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, उसको मत चेक करना, ये चेक करना कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है। अगर एक्टिव है तभी इनएंशोमर होगा, अदरवाइज इनएंशोमर नहीं हो सकता। अगर एक्टिव है एंड मिरर इमेज है, इसका मतलब इनएंशोमर आराम से बोल सकते हैं। तो ये हम लोग का दोनों पार्ट एक दूसरे के इनएंशोमर से ऐसा बोल दिया। होता क्या है कि ये अमाइन इन्वर्जन इतना फास्ट होता है, इतना ज्यादा फास्ट होता है कि जैसे ही हम लोग मिक्सचर में पहले वाले पार्ट को डालेंगे, मतलब ये कंपाउंड ए वाले पार्ट को डालेंगे, तो हम लोग को कंपाउंड ए के साथ साथ बी मिलना शुरू हो जाएगा। और जब दो इनएंशोमर्स एक मिक्सचर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं और अगर मान लो इक्वल अमाउंट में एग्जिस्ट करने लग गया, तो उस तरह के केस में हम लोग एक टर्म यूज करते हैं रेसमिक मिक्सचर। तो बेसिकली हम लोग के रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन हो रहा है। कंपाउंड भले ही ऑप्टिकली एक्टिव था, लेकिन जैसे ही उसको हम लोग कहीं पे रखे, एक कंपाउंड तो रख भी नहीं सकते, कुछ पार्टिकुलर अमाउंट रखेंगे, तो तुरंत इंटर कन्वर्जन होने शुरू हुए और जैसे ही इंटर कन्वर्जन होने लग गए तो हम लोग को एक रेसमिक मिक्सचर मिला। रेसमिक मिक्सचर का मतलब पूरा का पूरा जो मिक्सचर है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव नेचर का होगा। भले ही कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव था, लेकिन हम लोग को कैसे पता चलेगा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है? क्योंकि कंपाउंड वाला पार्ट तो का जो सॉल्यूशन है वो बार बार ऑप्टिकली इनएक्टिविटी शो कर रहा है। तो इस तरह के केस को हम लोग ऑप्टिकली इनएक्टिव का ही केस बोला करते हैं। ऐसा समझना, एक छोटा सा टर्म हम लोग यूज करते हैं, पता नहीं शायद सुना है कि नहीं तुम लोगों ने, एक टर्म यूज करते हैं रिजोल्यूशन। इनएंशोमर्स को सेपरेट करने का जो तरीका होता है, हम लोग एक रेसमिक मिक्सचर से इनएंशोमर्स को सेपरेट करने के प्रोसेस को हम लोग रिजोल्यूशन आराम से बोल सकते हैं। एंड ऐसा मेंशन किया जाता है कि एक कंपाउंड तभी ऑप्टिकली एक्टिव बोला जाएगा जब वो रिजॉल्वेबल है। रिजॉल्वेबल मतलब उसके इनएंशोमर्स को हम लोग सेपरेट कर पाएंगे। तो अमाइन इन्वर्जन में प्रॉब्लम ये है कि हम लोग उसको सेपरेट नहीं कर पा रहे। जैसे ही हम लोग इनएंशोमर्स बन रहा है तो हम लोग का इनएंशोमर एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो जा रहा है। तो इनएंशोमर्स रिजॉल्वेबल नहीं है यहाँ पे, ये हम लोग के साथ प्रॉब्लम है। तो इसीलिए कंपाउंड को हम लोग ऑप्टिकली इनएक्टिव नेचर का ही कंसिडर करेंगे। यहाँ तक के पार्ट में कोई डाउट है तो पूछ लो। जब केवल यहाँ तक के पार्ट में अगर कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो फिर थोड़ा आगे का पॉइंट बोलेंगे। तो जैसे अगर इसमें डाउट नहीं है तो ऐसा सोचो कि जो हम लोग का छाता था, तो छाते वाले पार्ट में अगर हम लोग उसको पलटने से रोकना चाहते हैं तो हम लोग ना यहाँ रस्सी से इसको बांध देंगे। कोई भी दो एंड को बांध दो, कोई भी दो एंड को, तो ये ऊपर नहीं जा पाएगा, क्योंकि ऊपर जाने के लिए पहले इसको फ्लैट होना पड़ रहा है। पहले ये फ्लैट होगा तब जा करके फिर ये ऊपर के डायरेक्शन में मूव करेगा। तो फ्लैट होने का मतलब है कि सारे एंड पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ने वाला है। ऐसा तो घर में भी सोच सकते हो, जैसे मान लो तुम्हारे हाथ में दो पेन है, अगर ये पूरा पार्ट फ्लैट हो गया तो इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। तो बेसिकली अगर हम लोगों ने दोनों एंड पॉइंट को, कोई भी दो एंड पॉइंट को रस्सी से बांध दिया तो फिर ये ज्यादा डिस्टेंस पे नहीं जा सकता, तो छाता जो है वो मुड़ना बंद हो जाएगा, छाता का जो फ्लिपिंग है वो बंद हो जाएगा। सेम चीज नाइट्रोजन में कर सकते हैं। नाइट्रोजन के पास 3 वैलेंसीज हैं, इन 3 में से कोई भी 2 वैलेंसी को अगर एक रिंग का पार्ट बना दिया, कोई भी एक रिंग का पार्ट, ऐसा मत समझना कि एक अलग रिंग हो गया और दूसरा अलग रिंग हो गया, ऐसा नहीं, तब तो अलग अलग वैलेंसी हो गया। अगर हम लोगों के नाइट्रोजन के 3 में से कोई भी 2 वैलेंसी आपस में बंधे हुए हैं, तो बंधे हुए तभी होंगे जब नाइट्रोजन को इंक्लूड करके हम लोग एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे, तब उस केस में अमाइन इन्वर्जन वाला पार्ट रुक जाएगा। और जब अमाइन इन्वर्जन रुक जाएगा तब फिर हम लोग का जो नॉर्मल कंडीशंस ऑप्टिकल एक्टिविटी का सीधा उसको हम लोग अप्लाई करके क्वेश्चन में सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा बोलने का एक सेंस होता है जो अपने को ध्यान रखना होता है। अगर तुम लोगों के सामने अमाइन इन्वर्जन आया होगा तो मान के चल रहा है शायद आइसोमरिज्म में आया होगा, जो हम लोग MS चौहान में डिस्कस का हम लोग होमवर्क दिए तो वहां पे आया होगा, क्योंकि हम कल देख रहे थे MS चौहान अपलोड करते हुए क्वेश्चन दिख रहा था हमको।
सबसे पहले वहीं पे डाउट था क्या? ये क्वेश्चन शायद पहला पेज में कहीं कुछ क्वेश्चन नहीं था। पहले टॉपिक में, पहले टॉपिक में, अच्छा सॉरी जीओसी में। हाँ ये क्वेश्चन जो है करेक्ट एनर्जी प्रोफाइल, एनर्जी प्रोफाइल बोला है यहाँ पे, मतलब हम लोग का जो रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम है, जैसे केमिकल काइनेटिक्स हम लोग एनर्जी प्रोफाइलिंग करते थे कि जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो एक इमेजिनरी स्टेट होते हुए जाता है। इतना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबको एक बेसिक आइडिया तो लग चुका है। तो जैसे हम लोग जब रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम बनाएंगे तो हम लोग का रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है तो दोनों सेम चीज, दोनों सेम ही कंपाउंड है, बस उल्टा हो गया है। तो मान लो तान्या है, तुमको उल्टा कर दें तो उल्टा करने से तुम्हारा एनर्जी थोड़ा ना चेंज होने वाला है, एनर्जी तो सेम ही रहेगा ना। तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों सेम एनर्जी पे है, लेकिन हम लोग का जो ट्रांजिशन स्टेट है पहले प्लानर हुआ। पहले हम लोग का sp3 हाइब्रिडाइजेशन था, दूसरे केस में हम लोग का sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, फिर मॉलिक्यूल बीच में प्लानर हुआ जो कि इमेजिनरी स्टेट है, हायर एनर्जी स्टेट पर रहेगा। तो ऐसा कुछ डायग्राम आराम से सोचा जा सकता है, सिमेट्रिकल डायग्राम बनेगा, ऐसा कुछ डायग्राम सोचा जा सकता है, ऐसा कंसीडर कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से अपने ऑप्शंस में, अच्छा यहाँ हाइब्रिडाइजेशन भी दिया sp2, तो जैसे मॉलिक्यूल प्लानर है, शुरुआत में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है बट मॉलिक्यूल प्लानर हो गया, तो जिस टाइम पे मॉलिक्यूल प्लानर होगा उस टाइम पे काइंड ऑफ ऐसा डायग्राम आएगा कि हम लोग का जो लोन पेयर वाला पार्ट है वो प्योर p ऑर्बिटल में कन्वर्ट होकर के रहेगा। पहले दोनों लोन इलेक्ट्रॉन ऊपर थे और उसके बाद लोन पेयर में से कोई एक इलेक्ट्रॉन नीचे जाना शुरू करेगा और एक इलेक्ट्रॉन ऊपर रहना शुरू करेगा। यहाँ पे प्लानर स्ट्रक्चर है और प्लानर का मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन सोचा जा सकता है। बट ये मतलब बहुत लॉजिकल टाइप का सेंस है इस क्वेश्चन का, ये हम लोगों के नॉर्मल क्वेश्चन से पूछने लायक सेंस नहीं होता है। सवाल हम लोग आराम से डी वाला पार्ट आराम से कंसीडर कर सकते हैं। बाकी अमाइन इन्वर्जन का 2-4 क्वेश्चन हम लोग के नोट्स कॉपी में होगा, आइसोमेरिज्म का जब हम नोट्स भेज देंगे तुम लोगों को, उसमें 4-5 क्वेश्चन होंगे, उसको देख के तुम लोगों को समझ में आ जाएगा कि अमाइन इन्वर्जन एग्जैक्टली कैसे कंपेयर कर सकते हैं। और कोई डाउट किसी को जीओसी में तो बताओ। तो नीचे और है, एक मिनट बोलते जाओ क्वेश्चन नंबर 15 और 17। कौन सा? 15 और 17। 15 एंड 17। क्वेश्चन नंबर 15 वाले पार्ट में विच इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो हम इसलिए जानबूझ के सवाल दिए, वैसे फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन का सवाल है, बट एक चीज सोचो कि अगर मान लो तुम्हारे बुकलेट में भी सवाल दे रखा था, इस कंपाउंड में हम लोग H+ के साथ या HCl के साथ रिएक्शन करा रहे हैं और एक चीज दिख रहा है हर जगह पॉजिटिव चार्ज आता गया और हम लोग का H+ ऐड हुआ है। जैसे बचपन में हम लोग पढ़ते थे वाटर में अगर H+ ऐड होगा तो हम लोग का H3+ बनता है। तो बेसिकली कोई भी कंपाउंड में अगर हम लोग HCl का रिएक्शन कराएंगे तो आराम से उस कंपाउंड पे H+ का एडिशन हो सकता है, और जैसे ही वहां पे H+ का एडिशन होगा तो उसके बगल में Cl- आएगा। तो नाइट्रोजन बेस होता है, इतना तो हम लोग को मालूम पड़ चुका। बेस वाला पार्ट H+ के साथ आराम से रिएक्शन करना चाहेगा, ऐसा सोच सकते हैं। तो जो ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस होगा ऑब्वियस सी बात है वहीं पे रिएक्शन होना होगा। अब तुम लोग ये बताओ कि 1 ऑप्शन में और ये 2 ऑप्शन में ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस कौन सा है, कैसे कंपेयर करेंगे? सिंपली बेसिक स्ट्रेंथ बताना है। 2 नंबर। 2 नंबर वाला पार्ट क्यों ऐसा? स्ट्रॉन्गर बेस की बात कर रहे हैं, स्ट्रॉन्गर बेस कौन सा होगा? विथ रीजन चाहिए, विथ रीजन। अभी सीखने वाला स्टेज हम लोग, अभी रिवीजन नहीं चल रहा, सीखना है अपने को। तो पहला वाला रेजोनेंस कर रहा है बेंजीन के साथ। पहले वाला केस ज्यादा स्टेबल है। हाँ ज्यादा स्टेबल, वहां अगर नेगेटिव चार्ज मान ले तो रेजोनेंस में जा रखा है। और अब तो स्टेबल भी मत बोलना, लोन पेयर रेजोनेंस का पार्ट है। अगर लोन पेयर रेजोनेंस का पार्ट है इसका मतलब लोन पेयर डिलोकलाइज्ड है तो बाहर वाले को डोनेट करने के लिए कम अवेलेबल होगा। इसका मतलब 2 वाला पार्ट ग्रेटर देन। इनफैक्ट तुम लोग को याद होगा पहले हम लोग हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और ऊपर रेजोनेंस में अगर एटम गया तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 रहेगा, लोन पेयर काउंट नहीं करते हैं। तो जो ज्यादा स्ट्रॉन्गर पार्ट है उस पे ही H+ ऐड होना चाहेगा। इसका मतलब प्रोडक्ट बनाते वक्त 2 वाले पार्ट पे H का एडिशन होगा, यहाँ प्लस चार्ज आएगा और उस प्लस की वजह से यहाँ पे माइनस चार्ज भी डेवलप हो जाएगा।
तो ऑप्शन बी आंसर हमको दिखाई दे रहा है। समझ आया सवाल? क्वेश्चन नंबर 15 के अलावा और कोई डाउट? 16 क्वेश्चन नंबर 16 इन द गिवन पेयर, अरे यार छोड़ दो इस सवाल को, इसमें SIR इफेक्ट का सवाल है, अभी के लिए छोड़ दो, गलती से दे दिया। SIR इफेक्ट और SIP इफेक्ट का सवाल है, छोड़ दो इसको, हम लोग डिस्कस कर लेंगे बाद में। और कोई डाउट 16 के अलावा? 70 चलो अभी के लिए ना वर्बली ध्यान रखना है सर, तुम लोग के लिए इतना स्टेटमेंट भी सफिशिएंट होगा। इन केस ऑफ बेंजोइक एसिड, केवल बेंजोइक एसिड, बाकी नहीं। जैसे सेकंड वाले केस में बेंजोइक एसिड नहीं है, ठीक है। इन केस ऑफ बेंजोइक एसिड, अगर उस COOH ग्रुप के ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप आएगा तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, सबसे मैक्सिमम एसिडिक स्ट्रेंथ होता है। क्यों होता है कभी फुर्सत मिला तो बताएंगे, बट तुम लोगों को क्यों होते का होना का रीजन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये फैक्ट केवल ध्यान रखना है। अगर बेंजोइक एसिड में COOH के ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर, प्लस एम माइनस एम कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, अगर प्लस एम कोई भी ऐसा ग्रुप COH के बगल में प्रेजेंट रहेगा ऑर्थो पोजीशन पे, तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू बाकी ग्रुप। कोई फर्क नहीं पड़ रहा कौन सा ग्रुप है। जबकि दूसरे वाले केस को अगर कंसिडर करेंगे तो CO माइनस बना, कार्बन वाला पार्ट प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, और प्लस आई इफेक्ट नेगेटिव चार्ज को डीस्टेबलाइज कराएगा। मतलब सेकंड का कंजुगेट बेस अनस्टेबल है, जितना स्टेबल कंजुगेट बेस उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। तो पहले वाले केस में सेकंड पार्ट ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ है, क्यों? तो सीधा ऑर्थो इफेक्ट वर्ड याद रखना, ऑर्थो इफेक्ट की वजह से। और दूसरे वाले केस में हम लोग का नॉर्मल एसिडिक स्ट्रेंथ हुआ। और यही चीज उल्टा असर डालता है एनिलीन के केस में। एनिलीन के केस में हम लोग SIP इफेक्ट बोलते हैं, एंड SIP इफेक्ट में ऐसा बोलते हैं कि अगर एनिलीन के NH2 वाले ग्रुप के ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप आ जाए, कैसा भी नेचर का ग्रुप हो, तो एनिलीन का बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना, मतलब उल्टा जस्ट असर हो रहा है। अगर ऑर्थो इफेक्ट हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड में तो हम लोग का एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गया, और अगर हम लोग का एनिलीन का केस रहा तो उस केस में बेसिक स्ट्रेंथ घट जाता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर। तो सेकंड वाले केस में 1 विल बी मोर बेसिक देन 2 सोच सकते हैं। एंड दूसरे वाले केस में पूरा स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन कार्बन का प्लस आई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ। ऐसा हम लोग ऑर्डर कंसिडर कर सकते हैं। समझ आया? थोड़ा इसको काइंड ऑफ याद रखो, ज्यादा बेटर है। इसको बता सकते हैं आप लोग कि ऐसा क्या होता है और क्या होता है। ऐसा ये पर आवाज नहीं आ रहा है, दूर से आ रहा है बहुत लो है। अभी आवाज आ रहा है? यस ऐसे कैसे होता है आवाज? मतलब माइक तो मेरा काम कर रहा है, खैर चलो। तो जैसे ये चीज थोड़ा ध्यान रखने की कोशिश करना, ऑर्थो इफेक्ट और SIR इफेक्ट का जो एप्लीकेशन है वो थोड़ा बहुत काम का है अपने, अदरवाइज ये डिटेल में जानने के बाद भी कोई फायदा नहीं होगा। कभी हम फुर्सत में बैठेंगे तो हम बता देंगे कैसा कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिडिक स्ट्रेंथ क्यों बढ़ जाता है, मालूम होना भी चाहिए, लेकिन उसका एप्लीकेशन कहीं भी काम में नहीं आएगा। बस सिंपली फैक्ट याद रखना, ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट कंपाउंड का एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत हाई हो जाएगा, कोई ग्रुप को फर्क नहीं पड़ रहा, प्लस एम प्लस आई हाइपर कंजूशन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और कोई डाउट? 17 क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 वाले पार्ट में सेवरल फैक्टर स्टेरिक इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल इंटरेक्शन कैन अफेक्ट द इन्वर्जन बैरियर ऑफ अमाइन इन द गिवन पेयर। ये सवाल छोड़ सकते हैं, वैसे तुम लोगों के लिए बहुत ज्यादा काम का नहीं है, लेकिन ऐसा समझ लो जैसे अभी जो हम अमाइन इन्वर्जन बताए थे वही चीज है यहाँ पे, कि नाइट्रोजन वाला पार्ट 3 मेंबर चेन में बंधा हुआ है, मतलब छोटे रस्सी से बंधा हुआ है, तो इसको पलटने में ज्यादा मुश्किल होगा, और इसलिए यहाँ पे इन्वर्जन का बैरियर, मतलब जो अमाइन इन्वर्जन होना है उसका बैरियर हाई है। तो एक ये फैक्टर कि हम लोग बॉन्ड को बांध दें तो फ्लिपिंग मुश्किल हो जाएगा, तो वहाँ का बैरियर आ गया। पहले वाले केस में हम लोगों का फ्लिपिंग आसानी से हो सकता है, बट वो डिपेंड करता है हम लोगों के ग्रुप्स के ऊपर कि कौन सा हम लोग ग्रुप्स को लेकर के चल रहे हैं। और पूछा क्या है इसमें? IPR क्या है?
आइसोप्रोपाइल रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है एन प्रोपाइल, एन ब्यूटाइल, आइसोप्रोपाइल, इसको आईपीआर लिखा हुआ है वहां। ठीक है, सवाल को छोड़ सकते हैं, सवाल तुम्हारे लिए रेलेवेंट नहीं है, इसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल्दो आंसर देख करके इसको सीखना होगा तो सीख लेना, बट दिमाग मत लगाना, तुम्हारे लिए रेलेवेंट सवाल नहीं होगा। और कोई डाउट क्वेश्चन नंबर 17 के अलावा? 19. क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 केवल डरावना है लेकिन इतना ही भारी नहीं है, आराम से बनने लायक सवाल है। मोस्ट बेसिक एटम बोला तो जैसे नाइट्रोजन वाले पार्ट का जो हाइड्रोजन ये लोन पेयर है, ये एरोमेटिसिटी का पार्ट है, पायरोल मॉलिक्यूल, जबकि दूसरा वाला पार्ट पायरिडीन के जैसा दिख रहा है, रेजोनेंस का पार्ट नहीं है। तो इस केस में हम लोग का मतलब पहले वाले केस में जो नाइट्रोजन को हाईलाइट किया है उसका लोन पेयर ज्यादा बेसिक नेचर का, और यही पूछा भी है, द सर्कल रिप्रेजेंट मोस्ट बेसिक एटम हाँ इन सर दीज समझ मॉलिक्यूल। गए. और कोई डाउट धन्यवाद. क्वेश्चन नंबर 19 के अलावा? श्रुति तुम कोई डाउट नहीं पूछ रही, तुमको कोई डाउट नहीं है क्या? सर पूछे 15 और 17। ठीक है, कम से कम ऑर्गेनिक इसको समझ में आ रहा है। और कोई डाउट? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो तुम्हारे बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ा होगा, है कि नहीं? हाँ मतलब उसमें बहुत दिक्कत हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उसको दोबारा भी लेक्चर्स देख लेना, दोबारा भी पढ़ लेना, उसके लिए कोई परेशानी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद और कोई डाउट? सर आइसोमेरिज्म में. आइसोमेरिज्म में डाउट है? ओके, आइसोमेरिज्म वाले पार्ट में आते हैं, बोलते जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 वाले पार्ट में हाउ, कौन सा? तो 5 भी. 5 Five. और 6. साहिल समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहा है। 8 3, अच्छा। क्वेश्चन नंबर 3, which is the most stable conformer of 2,3 along CC bond axis of the compound? अरे आदमी, क्या ही सवाल है ये तो। पहले वाले कार्बन पे हम लोगों का CH3 के सामने फ्लोरीन है, ऐसा बना लेते हैं। फ्रंट कार्बन दे रखा, इसमें ऊपर CH3 कर देते हैं, और एक तरफ में हम लोगों का C2H5 दिख रहा है, ये सॉलिड वाले पार्ट पे कार्बन, और फिर इसके ऊपर CH3 मतलब C2H5 है, और लेफ्ट वाले साइड में हम लोग का H दे रखा। फिर उसके बाद हम लोग इसको कंपेयर करते हैं, तो CH3 के सामने फ्लोरीन ग्रुप है पीछे, फिर उसके बाद H के सामने डैश पे H ग्रुप है पीछे, और C2H5 के सामने CH3 ग्रुप है। एक तो ये ग्रुप होना चाहिए, तो इसका मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर बोला है, तो बल्कियर ग्रुप ऑन द मैक्सिमम डिस्टेंस, तो CH3 में एंड F में ज्यादा बड़ा ग्रुप कौन सा होगा? बैक कार्बन की हम बात कर रहे हैं, बैक कार्बन CH3 और फ्लोरीन में ज्यादा बड़ा ग्रुप कौन सा होगा? ऑब्वियस सी बात है, कार्बन का साइज बड़ा है, तो कार्बन का साइज भी बड़ा और उसमें 3 हाइड्रोजन भी है, CH3 बड़ा ग्रुप है, और फ्रंट कार्बन पे CH3 एंड C2H5 है, तो 2 कार्बन मतलब ये बड़ा ग्रुप है। तो बैक कार्बन का CH3 एंड फ्रंट कार्बन का C2H5 मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहने चाहेंगे। जिस केस में ऐसा है, तो जैसे मान लो ये पहला वाला केस, तो पहले वाले केस में हम लोगों का पहला वाला केस स्ट्रक्चर हमको गलत दिख रहा है। C2H5 एंड फ्लोरीन एक ही एटम पे दे रखा, जबकि C2H5 एंड फ्लोरीन अलग अलग एटम पे होने चाहिए। जिसपे C2H5 है उससे फ्लोरीन नहीं था, तो पहले स्ट्रक्चर में फ्लोरीन और C2H5 स्ट्रक्चर ही कुछ और बना दिया है कंफ्यूज करने के लिए, ये आंसर नहीं होगा। दूसरे वाले केस में फ्लोरीन और CH3 एक जगह पे, CH3 और C2H5 एक जगह पे ठीक दे रखा, फ्रंट को बस बैक कार्बन बना दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो सब आराम से सोचा जा सकता है। बट C2H5 और CH3 बैक कार्बन और फ्रंट कार्बन में अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, ये अपना आंसर प्रेफरेबली नहीं होना चाहिए, बट फिर भी थर्ड में जाते हैं। थर्ड वाले केस में हम लोगों का फ्लोरीन दे रखा और C2H5 फिर से एक ही कार्बन पे दे रखा, फ्लोरीन और C2H5 आगे और पीछे वाले गलत ही है, एक ही आंसर होगा। तो उसके बाद चौथे स्ट्रक्चर में भी पीछे वाले कार्बन पे फ्लोरीन और C2H5 दे रखा है, स्ट्रक्चर भी गलत ही है, तो एक ही आंसर है इसमें, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में, अरे बड़ा सवाल देख करके काहे डर जाती है भाई, ये सब क्वेश्चन अपने वर्कशीट में दे रखा है। एलिग्रा, अ कॉमन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग
with the structure shown below is given for treatment of seasonal allergies. Okay, how many स्टीरोजेनिक कार्बन does Allegra possess? कितना स्टीरोजेनिक कार्बन है? स्टीरोजेनिक कार्बन का मतलब जो आइसोमेरिज्म कर रहा हो। जो स्टीरियो आइसोमर बना सकता है, ठीक है, और उसमें भी कार्बन केवल बोला है और कोई एटम नहीं बोला है, स्टीरोजेनिक सेंटर्स नहीं बोले। वैसे स्टीरोजेनिक सेंटर्स जो कार्बन हो, तो एक यहाँ दिख रहा है हमको कार्बन रेड से मार्क किए, दूसरा एक यहाँ पे दिख रहा है जो कार्बन, ये हम लोग का स्टीरियो सेंटर होगा क्या? तो मेरे को तो नहीं दिख रहा, क्योंकि इधर और इधर का पार्ट एग्जैक्टली सेम है सिमेट्रिकली डिवाइड करने पे, तो ये हम लोग का स्टीरोजेनिक सेंटर नहीं आना चाहिए। फिर उसके बाद हम लोगों को नाइट्रोजन दिखाई दे रहा है, तो नाइट्रोजन वाला पार्ट तो किसी काम का नहीं है, इसको तो इग्नोर मार सकते हैं। उसके आगे हम लोग के कार्बन कार्बन पे कुछ नहीं है, एक यहाँ पे कुछ है OH H, लेफ्ट का ग्रुप राइट का ग्रुप अलग अलग दे रखा, और एक यहाँ पे ग्रुप दिख रहा है। जो sp3 एटम है केवल वही काम के हैं, क्योंकि sp2 एटम स्टीरियोजेनिक सेंटर में आ सकता है बट ज्योमेट्रिकल आइसोमर में आएगा। यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर हमको कहीं पे भी नहीं दिख रहा, तो उसको छोड़ सकते हैं। तो ओवरऑल हमको 3 आंसर दिख रहा है, 1 2 3। पहला और तीसरा नहीं ना होगा, इसमें सेम ग्रुप है, फिनाइल फिनाइल और इधर CH3 ओह सॉरी ध्यान नहीं दिया, 2 बेंजीन देंगे सेम ग्रुप है, तो ये कायरल सेंटर भी नहीं है, 2 ही आंसर होना चाहिए। सॉरी हम ध्यान नहीं दिए, 2 ही आंसर होगा, एक आंसर होगा। एक होगा। अब कहाँ गलती कर दी? अरे यार लास्ट में भी CH3 है, एक आंसर होगा। हम ना पिछले थोड़ा एक वीक से थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा है एक्चुअल में, मेरा नींद का ड्यूरेशन बहुत कम हो रखा है, थोड़ा ऑनलाइन पोर्टल वगैरह डेवलपमेंट के चक्कर में लगे पड़े, तो पिछले एक वीक से बहुत ही कम सो रहे हैं, 2-3 घंटे तो हो रहा है, उसका असर हमको दिख रहा है, एक दिन रेस्ट करना जरूरी है। हाँ समझ आया तान्या? क्वेश्चन नंबर 5। यस सर, तो 6। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी मीजो आइसोमर्स, कितने मीजो आइसोमर्स बन सकते हैं? एक तो एक चीज का ध्यान रखना, सबसे पहला कंपाउंड, जब भी कभी कंपाउंड बनाएंगे तो उस कंपाउंड में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जरूर निकालना। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आ रहा है, मालूम पड़ रहा है? नहीं आता। 0। क्या आता है? कैसे निकालते हैं? इससे निकालते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन प्लस 1 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस नंबर ऑफ हैलोजन माइनस नंबर ऑफ नाइट्रोजन बाई 2 केवल लास्ट वाले पार्ट पे होगा। तो इस कंपाउंड में कितने कार्बन हैं? 4 प्लस 1 5 हो गया। फिर उसके बाद कितने हाइड्रोजन हैं? 8 हाइड्रोजन है, एंड उसके अलावा 2 क्लोरीन दे रखा, 8 प्लस 2 बाई 2। ऑक्सीजन वगैरह सबको नहीं लेते हैं, तो 10 बाई 2 मतलब यहाँ से 5 आएगा, 4 प्लस 1 यहाँ से 5 आएगा, 5 माइनस 5 0 हो जाएगा। और काइंड ऑफ ऐसा समझना, जितना हाइड्रोजन और जितना हैलोजन, हैलोजन को इक्विवेलेंट हाइड्रोजन मान लेना, तो C4 और H8 था, तो क्लोरीन को 2 हाइड्रोजन मान लो, H10, C4H10 अल्केन का जनरल फॉर्मूला है, मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 होगा, अल्केन में एक भी अनसैचुरेशंस नहीं होते हैं। चलो बता देंगे कभी और लोग ये चीज क्या होता है। तो अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 है, तो इससे ना एक चीज पता चलेगा, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, कोई रिंग नहीं है, ये दोनों स्ट्रक्चर्स पॉसिबल नहीं है, ओपन चेन स्ट्रक्चर आ पाएगा, और भी ऑप्शन की पॉसिबिलिटी नहीं है। पूछा है कितने मीजो आइसोमर्स बनेंगे। मीजो का मतलब क्या होता है? कायरल सेंटर होगा पर ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। कायरल सेंटर विद ऑप्टिकल इनएक्टिविटी होना चाहिए। तो जैसे मेरे पास कायरल सेंटर भी बनाना है और ऑप्टिकल इनएक्टिविटी, 4 का कार्बन चेन बनाना है, तो पहले 4 का कार्बन चेन बना देते हैं। एक बार स्ट्रक्चर पहले बना लेते हैं, तब मीजो की बात करेंगे। तो 4 का कायरल सेंटर वाला चीज है। अब इसमें क्लोरीन लगाना है, और क्लोरीन ऐसा लगाना है कि कायरल सेंटर बने। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? तो जैसे मान लो पहले वाले पे क्लोरीन लगाया, दूसरा क्लोरीन कहाँ लगा सकते हैं? तो दूसरा ही पहले वाले पे लगाए, तो यहाँ तो कायरल सेंटर ही नहीं बनेगा, ये स्ट्रक्चर अपने किसी काम का नहीं है। फिर उसके आगे कार्बन वाले चेन को बनाए, पहले पे क्लोरीन लगाए, दूसरे पे क्लोरीन लगाए, यहाँ एक कायरल सेंटर बना, बट एक कायरल सेंटर का मतलब कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नेचर का होगा, हम लोग मीजो नहीं बना सकते, ये भी अपने आंसर से हट गया। फिर उसके बाद हम लोगों का पहले पे क्लोरीन, थर्ड पे क्लोरीन, फिर से एक कायरल सेंटर है, तो इस केस में भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, मीजो कंपाउंड नहीं बन के आ पाएगा।
फिर उसके बाद हम लोग पहले वाले पार्ट पे क्लोरीन को डालते हैं और उसके बाद लास्ट वाले पार्ट पे क्लोरीन को डालते हैं। कोई कायरल सेंटर नहीं है, फिर से मेसो नहीं बनेगा। कायरल सेंटर भी होना जरूरी है और ऑप्टिकली इनएक्टिव भी होना जरूरी है, जबकि एक कायरल सेंटर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड देता है हमेशा। तो अगली पॉसिबिलिटी, बीच वाले पे क्लोरीन लगाओ और दूसरा क्लोरीन भी यही लगा देते हैं, तो यहाँ कायरल सेंटर नहीं बन रहा, ये भी अपने लिए काम का नहीं है। फिर उसके बाद बीच वाले पे क्लोरीन और साइड वाले पे क्लोरीन। तो यहाँ से हम लोग के पास दो कायरल सेंटर आ रहा और दो कायरल सेंटर में मेसो कंपाउंड निकाला जा सकता है। तो हम लोग का मेसो का फॉर्मूला होता है कुछ, अगर तुम लोग को याद हो तो, अगर सिमेट्रिकल कंपाउंड है एंड अगर हम लोगों का मेसो कंपाउंड निकालना है तो 2 to the power n-2/2 ऐसा फॉर्मूला यूज करते हैं। ये फॉर्मूला बताया गया है तुम लोगों को? यस फॉर्मूला सीधा यूज कर लेना, तुम लोग के केस में फॉर्मूले से काम चल जाएगा। कुछ काउंटिंग के केसेस ध्यान रखना है, अदरवाइज फॉर्मूला यूज करना है। तो दो कायरल सेंटर है मतलब दो स्टीरियो सेंटर हो जाएगा, 2 - 2 0 0/2 0 2 to the power 0 मतलब एक मेसो आएगा। फिर उसके अलावा और स्ट्रक्चर्स बना के देखते हैं कि हम लोग के सेकंड कार्बन पे क्लोरीन था, फिर लास्ट कार्बन पे क्लोरीन आया, बट ऐसा काउंटिंग कर चुके हैं, इधर दिख रहा है हमको पहले और तीसरे पे, यहाँ पे भी वही चीज है पहले और तीसरे पे। तो अब ये स्ट्रक्चर काम का नहीं है, छोड़ दिया इसको। फिर उसके बाद हम लोग एक अगला स्ट्रक्चर बने, काम करते स्ट्रक्चर तो हम बना ही रखते हैं, तो वीडियो में दिख भी जाएगा तुम लोग, ठीक है। फिर अगला काम करते हैं, थर्ड पे क्लोरीन को डालते हैं। तो थर्ड पे क्लोरीन को डालो या सेकंड पे क्लोरीन को डालो, बात बराबर है। थर्ड का मतलब दूसरे साइड का सेकंड, तो अब इसके आगे स्ट्रक्चर बनाने की पॉसिबिलिटी नहीं है, ऐसा सोच सकते हैं। लेकिन एक और चांस है कि अगर हम लोग 3 का कार्बन चेन बनाए और एक मिथाइल ग्रुप लगा दें, ऐसा आइसोब्यूटाइल टाइप का ग्रुप, आइसोप्रोपाइल टाइप का ग्रुप, आइसोप्रोपेन टाइप का ग्रुप, आइसोप्रोपेन बोलेंगे इसको, आइसोब्यूटेन बोलेंगे सॉरी। तो इस केस में हम लोग क्लोरीन कहाँ कहाँ लगा सकते हैं? तो जैसे अगर यहाँ क्लोरीन लगाते हैं एक और दूसरा भी इसी पे लगाते हैं, तो कायरल सेंटर हम लोग का नहीं बन रहा, ये स्ट्रक्चर अपने किसी काम का नहीं है। दूसरी पॉसिबिलिटी, एक कार्बन पे एक कार्बन पे एक क्लोरीन लगाए, दूसरा कार्बन पे दूसरा क्लोरीन लगाए, फिर से कायरल सेंटर नहीं बनेगा क्योंकि दोनों CH3 है, ये भी काम का नहीं है। तीसरी पॉसिबिलिटी, हम लोग एक पे क्लोरीन लगाए और दूसरा बाहर वाले पे क्लोरीन लगाए, तभी भी कायरल सेंटर नहीं बनेगा कि इस बार ये दोनों ग्रुप सेम हो जाएगा। तो इस स्ट्रक्चर में तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ओवरऑल अपना आंसर 1 के बराबर होना चाहिए। तो इसके इसमें आंसर 1 आ जाएगा। ये सब सवाल तुम लोगों को मोस्ट कभी नहीं पूछेगा क्योंकि तुम लोगों के लिए थोड़ा बड़ा सवाल है, पहले स्ट्रक्चर भी बनाओ फिर उसके बाद कायरल सेंटर निकालो, लेकिन एटलीस्ट ये तुम्हारे लॉजिक को क्लियर करेगा कि कोई भी कंपाउंड अगर दे रखा है तो उसमें हम लोग आराम से किस तरीके से मेसो कंपाउंड की बात कर सकते हैं। वन आंसर होना चाहिए। और कोई डाउट क्वेश्चन नंबर 6 के अलावा? सर बाकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डाउट है? ओके, ज्यादा टाइम तो है नहीं अपने पास, बट जितना डिस्कशन हो पाएगा करते हैं। बाकी अगले वीक तुम लोग तो का मेरे को डिस्कशन क्लास, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वो जानना है, नंबर ऑफ फैराडे क्या होता है? नंबर ऑफ फैराडे, नंबर ऑफ फैराडे का बहुत सारे क्वेश्चन था। हाँ नंबर ऑफ फैराडे क्या होता है? अरे मतलब एक उससे तो रिलेटेड जो क्वेश्चन था। इलेक्ट्रोलिसिस वाला पार्ट ना, हाँ वो तो होमवर्क में दिया ही नहीं अभी तक, शायद से कमी है। कंडक्टेंस का पार्ट लास्ट क्लास में जितना होमवर्क दिया था उसमें कोई डाउट है क्या? तो उसी में कोई क्वेश्चन था। 29 क्वेश्चन नंबर 29, मतलब जो उसमें कोई क्वेश्चन में डाउट है तो पूछो, फिर धीरे धीरे करके हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाएंगे तो अपने आप बाकी डाउट क्लियर होता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में 1 फैराडे ऑफ करंट वाज व्हाट? फैराडे का मतलब समझ लो, जैसे मोल्स है, मोल्स कैसे निकालते थे, तो नंबर ऑफ स्पीसीज डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, तो वही चीज अपना फैराडे में आता है। ये नंबर ऑफ फैराडे बेसिकली एक रिप्रेजेंटेशन है किसी भी चीज को, रिप्रेजेंटेशन, तो हम लोग चार्ज के रिप्रेजेंटेशन के लिए इस चीज को यूज करते हैं। हम लोग ऐसा लिखते हैं टोटल चार्ज बाय 96500, जैसे एक मोल का वैल्यू लिखते थे ना हम लोग एवोगाड्रो नंबर, वैसे ही 1 फैराडे का वैल्यू है 96500। तो टोटल नंबर ऑफ फैराडे इज इक्वल टू टोटल चार्ज बाय 96500। और ये चीज किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि हम लोग जैसा बोले थे इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, तो एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना मास लेके चल सकता है, फिर कितने मोल का रिडक्शन या ऑक्सीडेशन करा सकता है। जैसे बोला यहाँ पे 1 फैराडे of current was passed through the electrolytic cell placed in series
containing solutions AgNiCr plus the amount of AgNi and chromium deposited will be। तो तुम लोग एक चीज बताए थे फैराडे सेकंड लॉ में, तो यहाँ जब- हमको लगता है चार्ज मतलब Ni2+ होगा और Cr3+ होगा आंसर के हिसाब से। अच्छा ओके ठीक है, उसको देख लेंगे अगर कोई करेक्शन होगा तो। हाँ, तो जैसे हम एक चीज बताए थे फैराडे सेकंड लॉ में, फैराडे सेकंड लॉ ऐसा बोलता है कि अगर हम लोगों के एक से ज्यादा इलेक्ट्रोलिटिक सेल सीरीज में कनेक्टेड है, तो सीरीज में कनेक्शन पे क्या होता है, जैसे मान लो दो रेजिस्टेंस है, ये सीरीज में कनेक्टेड है, तो सीरीज में कनेक्शन पे क्या चीज सेम होता है दोनों रेजिस्टर में? करंट। करंट सेम होने का मतलब चार्ज भी सेम होगा बेसिकली। हाँ। तो यही अपने इलेक्ट्रोलिटिक सेल में अप्लाई करेंगे। अगर इलेक्ट्रोलिटिक सेल सीरीज में है, मतलब सब में टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज सेम होगा, तो अगर Q1 विल बी इक्वल टू Q2 विल बी इक्वल टू Q3, तो बेसिकली Q1 अपॉन नंबर ऑफ फैराडे का जो वैल्यू होता है 96500 विल बी इक्वल टू Q2 अपॉन 96500 Q3 अपॉन 96500, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग आराम से। एंड ये जो नंबर ऑफ फैराडे है इसको ऐसा कर देते हैं, नंबर ऑफ फैराडे पहले वाले केस में विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ फैराडे सेकंड वाले केस में विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ फैराडे थर्ड वाले केस में। एंड इसी नंबर ऑफ फैराडे को हम लोग नंबर ऑफ इक्विवेलेंट भी तो बोलते थे, और अगर तुम लोग को याद होता है ऐसा लिखा था W इज इक्वल टू ZIT, जहाँ पे Z का मतलब बताया था E अपॉन 96500, और जो IT है इसको हम लोग Q से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो Q अपॉन 96500 ये हम लोग का नंबर ऑफ फैराडे हो गया। एंड E को उठा के दूसरी साइड ले जाओ, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बोलो या नंबर ऑफ फैराडेज बोलो, काइंड ऑफ सेम चीज है। तो जैसे F1 विल बी इक्वल टू F2 विल बी इक्वल टू F3, मतलब नंबर ऑफ फैराडे इन केस ऑफ फर्स्ट cell will be equal to number of Faraday in second case, sorry in second cell will be equal to number of Faraday in third cell। तो यहाँ से कैलकुलेशन करते वक्त पूछा है कितना वेट डिपॉजिट होगा, तो W1 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ फर्स्ट केस विल बी इक्वल टू W2 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सेकंड केस, W3 इक्विवेलेंट वेट ऑफ थर्ड केस, ऐसा बोल सकते हैं। उसमें चार्ज का डेफिनेटली डिफरेंस होना चाहिए क्योंकि Ni2+ के फॉर्म में होता है, यहाँ थोड़ा सा एरर है, Ni2+ होना चाहिए एंड क्रोमियम +3 होना चाहिए। तो अपने एटॉमिक वेट्स का वैल्यू तो दे रखा है, अगर उन सबको यूज करें। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या बताता है? इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू ये फॉर्मूला याद रखना, वैलेंसी फैक्टर। ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। मतलब ये सब फॉर्मूला याद रखो, धीरे धीरे अपने आप प्रैक्टिस में आ जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट बाय वैलेंसी फैक्टर, रिडॉक्स में पढ़ना होता है थोड़ा सा, बट इतना बेसिक्स यहाँ पे सीख सकते हैं आराम से। तो हम लोगों का इक्विवेलेंट वेट का पार्ट अगर यहाँ पुट करना शुरू करें W1 अपॉन E1, तो W1 वाले पार्ट क्या निकालने बोला है वैसे यहाँ पे? एक फैराडे करंट पास हो रहा है, अच्छा सॉरी इसमें एक फैराडे करंट दे दिया है कि एक ही फैराडे पास होना है, तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग आराम से W1 अपॉन E1 विल बी इक्वल टू 1 फैराडे, मतलब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट विल मस्ट बी इक्वल टू 1। तो यहाँ से W वाला पार्ट 1 इंटू इक्विवेलेंट वेट, तो पहले वाले केस में हम लोगों का Ag प्लस अगर Ag में कन्वर्ट होगा तो इस केस में वैलेंसी फैक्टर कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाय 1, तो यहाँ से W इज इक्वल टू 108 हो जाएगा। दूसरे वाले केस में जब कैलकुलेशन करेंगे Ni2+ से Ni, वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा? तो यहाँ से हम लोग का वैलेंसी फैक्टर वाला पार्ट 2 है, तो 59/2 कंसिडर कर सकते हैं, ये 29.5 ऐसा कुछ आंसर आना चाहिए। किस तरीके से सवाल सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए डिस्कशन यहीं पे थोड़ा समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास के लिए होमवर्क हम तुम लोगों को ग्रुप में बता देंगे, तुम्हारा जो ग्रुप है उसमें मेंशन कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक का होमवर्क आराम से कर सकते हैं। ऑल्दो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जैसे 50 तक ट्राई करके देखना होमवर्क, आराम से 50 तक क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं। पहले नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डिस्कस करेंगे, तब उसके बाद जीओसी वाले पार्ट का डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास से। आज के लिए यहीं पे टाटा बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू।